पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में अमर उजाला एमएसएमई फॉर भारत कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के तौर पर पंजाब राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया मौजूद रहे। कार्यक्रम में उद्योग जगत की चुनौतियों और विकास पर मंथन के लिए जानी मानी हस्तियां पहुंची। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में पंजाब सरकार के उद्योग और वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, विद्युत एवं एनआरआई मामलों के मंत्री संजीव अरोड़ा शामिल हुए। दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होने वाली कॉन्क्लेव का मकसद उद्यमियों की भविष्य में आने वाली समस्याओं से उबारना और शहर के उद्यमियों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के क्षेत्र में आगे बढ़ाना था। कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने दीप प्रज्वलन कर की। कार्यक्रम में पंजाब के बड़े उद्योगपति शामिल हुए। इनमें नवीन मंगलानी, पवित्र सिंह, विनोद मित्तल, वरिंदर सिंह सलूजा, अरुण ग्रोवर, अमित थापर, अमित ढाका, अनुराग अग्रवाल, दिलप्रीत भोपराय मौजूद रहे। मंत्री संजीव अरोड़ा ने सभी उद्यमियों और अमर उजाला का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, जो सबसे बड़े वीआईपी हैं वह एमएसएमई हैं, क्योंकि ये लोगों के घरों का चूल्हा जलाने का काम करते हैं। मंत्री अरोड़ा ने राज्यपाल कटारिया से सभी का सहयोग करने की अपील की। मंत्री अरोड़ा ने जानकारी दी कि पंजाब में समितियां बनाई जाएंगी, जिसमें 12 सदस्य होंगे। इनमें 80% एमएसएमई रखे गए हैं, 20% लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे। बहुत से उद्यमियों ने देश विदेश में नाम किया है। राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत अब नया एक्ट पंजाब सरकार ला रही है। इससे एमएसएमई को फायदा होगा। इसके अलावा उन्होंने एमएसएमई इंडस्ट्री को इंसेंटिव देने और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान में सहयोग करने की बात कही। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने अपने संबोधन में अमर उजाला का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि एमएसएमई का देश में अहम योगदान है। वह पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में गए। उन्होंने वहां के कुछ अनुभवों को साझा किया। प्रशासक कटारिया ने कहा कि 25 करोड़ लोगों को एमएसएमई जोड़े हुए है। उनका आर्थिक प्रगति में अहम योगदान रहा है। कोरोना में सबसे ज्यादा नुकसान इसी इंडस्ट्री को हुआ था। आज जो इंडस्ट्री चल रही हैं, 5 साल बाद वो ऐसे ही चलेगी ये जरूरी नहीं है। समय के साथ बदलाव होते रहते हैं। यहाँ की इंडस्ट्री को किस प्रकार ग्रो किया जाए, इसको लेकर प्रयास किया जाएगा। स्टार्टअप पॉलिसी इसलिए लागू की गई, बच्चों को शुरुआत से ही स्किल दी जाए ताकि उनको रोजगार मांगने की जरूरत ना पड़े। कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता है, उसमें सीखने की चाहत होनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान 2 पैनल डिस्कशन हुए। पहले पैनल में नवीन मंगलानी, पवित्र सिंह, विनोद मित्तल, वरिंदर सिंह सलूजा, अरुण ग्रोवर शामिल रहे। वहीं दूसरे पैनल में अमित थापर, अमित ढाका, अनुराग अग्रवाल, दिलप्रीत भोपराय ने चर्चा की। एमएसएमई अवसर और चुनौतियां थीम पर चर्चा में चंडीगढ़ की एमएसएमई को वित्तीय सहयोग, तकनीकी संसाधन, बाजार तक पहुंच और नीतिगत समर्थन जैसे पहलुओं पर विचार किया गया। दूसरी पैनल चर्चा पंजाब की औद्योगिक वृद्धि में एमएसएमई की भूमिका थीम थी। ये चर्चा पंजाब की औद्योगिक संरचना में एमएसएमई के योगदान, निर्यात संभावनाओं, रोजगार सृजन और राज्य की विकास नीति पर केंद्रित रही। पंजाब इन्वेस्ट का साडा पोर्टल है, उत्थे कोई भी एप्लीकेशन आवे 45 दिनों के विच वो एप्लीकेशन अप्रूव होएगी। जदों का असीं ये पोर्टल चालू किया है, अमित दाखा जी हुणे थोड़ी देर विच मेरे ख्याल आ रहे हैं सैशन, वो होर तुहानूं उहदे बारे दस्सणगे जिहड़े कि साडे सीईओ है पंजाब इन्वेस्ट दे। जिन्ने भी जदों का असीं ये पोर्टल चालू किया, जिन्नियां भी एप्लीकेशन आईयां, कोई भी 45 तो 46 दिन नहीं होए। कोई 30 दिन हो गए अप्रूव, कोई 35 दिन, कोई 40 दिन, कोई 43 दिन। जदों एप्लीकेशन आती है
हर डिपार्टमेंट ने जिन्हें जिन्हें अप्रूवल दी उन्होंने ऑटोमैटिकली वो अपलोड हो जाती है। साडे अफसरां नूं इन्नी टेंशन है हुण, वो कहंदे सानूं दिन च 2 वारी ये पोर्टल जरूर देखना पैंदा कि ये ना होवे कि दिन लंघ जाए, क्योंकि कोई भी अप्रूवल का जे किसी कोई अप्रूवल 3 दिनों च होनी, कोई 5 दिनों च होनी, कोई 7 दिनों च होनी। यहाँ की इंडस्ट्री किस प्रकार से ग्रो करे उसमें ये जरूर थोड़ी सी कई दिक्कतें जो है मैं भी महसूस कर रहा हूँ, आप भी महसूस कर रहे हैं। मैं कई बार आपसे मिला भी हूँ, कई बार आपको और मेरे अधिकारियों के साथ ही मिलाया, तभी वो 2 कदम आगे जाते हैं फिर वापस 2 कदम पीछे आ जाते हैं। तो अड़चन तो चल रही है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से जो है इस बारे में अधिक से अधिक किया जाए। मैं चुनता हूँ स्टार्टअप पॉलिसी हमने यहाँ लागू की और वास्तव में आज स्टार्टअप की दृष्टि से भारत दुनिया के तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो वास्तव में एक तरह से लगभग 1,25,000 स्टार्टअप आज की तारीख में है। तो वैसे ही यहाँ भी आपकी इसकी जो है 66,000 से छोटी मोटी इकाइयाँ और फूड प्रोसेसिंग से लेकर के बाकी सब प्रकार की, और रूरल डेवलपमेंट के लिए तो सबसे मजबूत कोई आधार है। तो इस आधार को जितना डेवलप करेगा उतना ही भारत जो है ना आगे बढ़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री ने लोकल फॉर वोकल है ना, मतलब स्थानीय उत्पादन का अधिक से उपयोग करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा ग्रो होगी। उनका भी बार बार आग्रह यही रहता है कि लोकल फॉर वोकल के बारे में बार बार चिंता करके इन इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए आप, और फिर क्या है कि आने वाले जो बच्चे हैं उनको रोजगार से अगर कोई जोड़ सकेगा तो कोई सरकारी नौकरी के आधार पर कोई भी देश चल सकेगा लंबा बहुत मुश्किल है। मतलब उनको रोजगार तो स्वयं ही दे। और अब मैं सोचता हूँ कि धीरे धीरे हमारी पढ़ाई का पैटर्न भी बदलता है। अब हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें भी इस बात को प्राथमिकता दी है कि हम अपने बच्चों को प्रारंभ से स्किल की ओर मोड़े ताकि वो हमेशा नौकरी मांगने के लिए नहीं खड़ा हो, तो अपने बलबूते पर नौकरी देने की उसकी क्षमता पैदा हो जाए। तो वो क्षमता है हमारे यहाँ के बालक में, लेकिन उसके लिए जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस प्रकार की मदद होनी चाहिए, हमारे जिस प्रकार के नियम होने चाहिए जिसमें उसको अधिक से अधिक ग्रो होने की जो है एक तरह से मिले, उसके लिए मैं सोचता हूँ कि जरूर हम लोगों को निश्चित रूप से प्रयत्न करना चाहिए। मैंने जैसा कहा था कि मैं राजनीति में बहुत लंबा समय गुजारा, लेकिन मैंने व्यवसाय और व्यापार में कुछ किया नहीं अभी तक। केवल आपको सुनता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ और उसी को पकड़ करके आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता हूँ। सीखने का मन जरूर मेरा करता है कि हर बार हर जगह से जहाँ से भी मुझे मिल सके कैसे उसको उपयोग में लाया जाए, तो उसका तो प्रयत्न है। मैं सोचता हूँ कि आप जो बच्ची महोदय आप इस बारे में जानते हैं, कई बार आपस में बैठे कारण है कि पंजाब और चंडीगढ़ अलग नहीं है। अगर वास्तव में हम चाहें कि इस इंडस्ट्री को ग्रो करें तो हम एक दूसरे के मदद से भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं। कई चीजें हम उपयोग आगे बढ़ाने में समझ सकते हैं, तो उसके लिए बैठे और मैं आया था जैसा बताते, उसके बाद वास्तव में इतनी अधिक है तो उसमें किस तरह से हम मददगार हो सकते हैं, क्योंकि हमारी आर्थिक आधार का सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी कोई है तो वो यहाँ का किसान है। सबसे ज्यादा अगर आपको कहीं से ग्रो होता है तो वहां से होता है। अगर उनको नुकसान होगा इसका मतलब पूरे पंजाब को नुकसान होगा। तो उसमें हम कैसे मिलकर के उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं, और विशेष करके जैसे ही बाढ़ का पानी उतर रहा है तो 20 दिन से तो 25 दिन से तो बीमारियों का प्रकोप निश्चित होगा, कोई इसको रोक नहीं सकेगा। अब इसको रोकने के लिए हमको किस प्रकार के इंतजाम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए ताकि पशुओं की बीमारी, मनुष्य की बीमारी और हमारी खेती को तुरंत वापस कैसे ठीक कर ले, ताकि हम वास्तव में इस, और मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत साल तक घुमा हूँ इधर उधर, लेकिन पंजाब की जनता का जो मदद करने का स्वभाव है, बिना बुलाए लोग अपने आप चले आते हैं और कोई चीज के अभाव महसूस नहीं होता है। मतलब इतने लंगर करते हैं कि एक आदमी भी एक दिन भी भूखा नहीं है। जिसकी जो मदद हो सकती, पानी में उतर करके भी सुरक्षित निकालना हो तो भी लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना
क्योंकि वो उस क्षेत्र के परिचित है, उन्होंने अगुवाई की, सेना के साथ ही कंधा से कंधा मिलाकर काम किया। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोगों की वृत्ति निश्चित रूप से मदद करने की है। अब उसको हम कैसे ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लें और कैसे उसको हम इस प्रकार से सपोर्ट करें कि वास्तव में इसके कारण से पंजाब के निर्माण में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। मैं आपसे विशेष रूप से अमर उजाला के परिवार का आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने एक अवसर दिया कि हम आपस में बैठ करके कुछ बातें की, और आपके पास अगर कुछ दिखावा भी हो, कुछ सुझाव भी हो तो दे। मैं कोशिश करता हूँ, ईमानदारी से करने का प्रयास करता हूँ, पर कई झंझटें हैं हमारे लिए, चाहते हुए भी हम उसमें आकर फंस जाते हैं। कभी कोर्ट आ जाता है, कभी गृह विभाग का आदेश आ जाता है, कभी कुछ आता है, तो कोशिश करें कि उनको कैसे हल करके आगे बढ़े। धन्यवाद। Good evening, everybody, and thank you, Abhi, for setting the tone of the discussion, and thank you, Amar Ujala, for giving this great opportunity. यहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्रीज की अपनी तकनीकें हैं जो है वो हम अपने आपके सामने ला सकें, और यहाँ पे सरकार के साथ में है तो सरकार के साथ भी साझी कर सकें। जल्दी डिस्कशन भी सुनी, काफ़ी दुख था, दुख सारा एमएसएमई का ऑलमोस्ट सेम सा ही है, और जो चैलेंजेस हैं और स्पेशली फॉर एमएसएमई इन पंजाब, उसमें डेफिनेटली एक स्टेट का चैलेंज तो सबसे बड़ा है। PSIC की पॉलिसीज और हमारी पॉलिसीज, उसकी पॉलिसीज, वो चैलेंज अगेन इट्स द सेम एज मॉनिस, आई विल नॉट टॉक अगेन अबाउट इट। जो चंडीगढ़ की डिस्कशन में हमने सुना है, स्टेट के इशूज पंजाब में भी सेम है, थोड़ा कम है लेकिन सेम है, काफ़ी है। अगेन रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, जो एक ग्रोवर साहब ने कही थी, उसका जो मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज का भी एक इशू आता है, और उसमें सबसे बड़ी बात जो है, जो मैं कई बार पहले भी कई मंच पे लेके आया हूँ, कि देयर इज सो मच ऑफ डुप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज अगेंस्ट सेम थिंग। अगर रोड ठीक करते तो ये नहीं पता वो रोड MC के अंदर है या टमाटा के अंदर है या वो PLIC के अंदर है। अगर तो MC का जाओ कहते हैं कि हमारे को पता ही नहीं कि हमारे पास तो नहीं है। सो देयर हैज टू बी, इफ वी हैव टू हैव अ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, वी मस्ट हैव प्रोड्यूस द डुप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज। एक एजेंसी हो जो इसके बारे में रिस्पॉन्सिबल हो। Good evening, everyone. Thanks, Amar Ujala, for creating this forum for discussion. So, जहाँ तक MSME और इंडस्ट्री और का सवाल है, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है स्टेट एज ए होल, जिसमें हमें रॉ मटेरियल जो सप्लाई चेन है हमारी, वो हमारे से दूर है, और हमारा जो मार्केट है वो टू एंड फ्रो का जो रेट वो हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। उसके बाद एक चीज हमने और देखी है कि जो प्रोडक्ट अपग्रेडेशन है और मार्केट की जो ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसमें MSME मिस कर जाती है, और कहीं ना कहीं उस वैल्यू चेन में हम पीछे रह जाते हैं, और इस वजह से हम इररिलेवेंट। एक आइडिया तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कुछ सेक्टरल MSME की लिस्ट बना के और यूरोप में मैपिंग की जाए। यूरोप में भी प्रोडक्शन का काफी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है, उसमें काफी स्कोप है। जो यूरोपियन कंट्रीज में जो कंपनीज हैं उनको मैच्योर MSME अगर कोई मिलती है जिसमें वो टेक्नोलॉजी इंफ्यूजन कर सके, इक्विटी इंफ्यूजन कर सके, तो उस तरह की मैपिंग पॉसिबल है जो हमने कुछ जगह बात की, तो उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट में होती है कि आपका डे टू डे जो इंटरेक्शन है गवर्नमेंट के साथ, तो हमारी इन्वेस्ट पंजाब में कोशिश है कि आप में से कोई भी हमारा ऑफिस ना आए। ये हम जो भी इन्वेस्टर हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं कि आप काम के लिए हमारा ऑफिस आना बंद कर दीजिए। उसके लिए मैकेनिज्म जो है मैं बड़े प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि आज जो इन्वेस्ट पंजाब पोर्टल है, फास्ट ट्रैक पोर्टल, वो इंडिया में अपने आप की यूनिक। प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टर्स को ही नहीं पता कि उनको क्या क्या एडवांटेजेस है। जब गवर्नमेंट वर्किंग की बात आती है तो 80% लोग आंख बंद कर लेते हैं, दे रिलाई ऑन मिडिलमैन प्रोफेशनल्स जो उनका काम हैंडल करते हैं छोटे से छोटा। वहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज आपको पंजाब में कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है, 1 रुपए से लेके 10,000 करोड़ तक, तो सारी जो परमिशंस हैं वो सबसे पहले आपको तहसीलदार की रिपोर्ट की जरूरत है।
पंजाब एकमात्र स्टेट है जिसमें अभी हमने सीआरओ रिपोर्ट नोटिफाई कर दी है हर इंडस्ट्री के हिसाब से, और 15 दिन में उसको नोटिफाई कर दिया विद इन टाइम फ्रेम देने के लिए। अभी फ्लड की वजह से डिलेड है, बट बाद में वी एश्योर यू दैट वी विल चेक ऑन द डिले। बट अल्टीमेटली आपके पास अब एक परफॉर्मा है, एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डीसी मॉनिटरिंग, एवरीबॉडी इज मॉनिटरिंग, पूरा डैशबोर्ड लगे चीफ सेक्रेटरी साहब और सीएम साहब के लेवल पे। दैट इज नंबर 1। सबसे पहले तो अमर उजाला ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आपने एमएसएमई को के ऊपर ये प्रोग्राम रखा। मेरे बहुत ही डायनामिक ऑफिसर कोलीग मिस्टर अमित ठाकुर जी, जो इन्वेस्ट पंजाब के सीईओ हैं और इन्वेस्ट पंजाब के एक टोटल रिफॉर्म के जिन्होंने दिन रात एक करके बहुत मुकाम हासिल किया है। पिछले 3 महीने के अंदर इन्वेस्ट पंजाब ने लगभग 9 डिपार्टमेंट्स के पोर्टल्स को यूनिफाई करके सिंगल विंडो रियल माइनिंग अचीव करने में सफलता हासिल की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।